नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौते में जो सबसे प्रमुख बात है वो यही है कि इन तीनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भविष्य में यदि इनमें से किसी पर भी कोई बाहरी शक्ति हमला करती है, तो ये तीनों देश उसे मुँहतोड़ जवाब देंगे, मिलकर जवाब देंगे और यह मानेंगे कि किसी एक पर हमला उन तीनों पर हमला है। यह स्थिति भारत के संदर्भ में कुछ लोगों का यह मानना है और मुझे लगता है मानना सही है कि ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में मौजूदा समय में है जो काफ़ी हद तक इन तीनों देशों की मिली-जुली शक्ति का मुकाबला भी कर सकता है। हालाँकि एक स्तर पर यह चीज़ अपनी शक्ति को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर देखने वाली भी लग सकती है, ख़ास तौर पर इस संदर्भ में भी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब भी यह माना जा रहा था कि तुर्की द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों से ही पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर पा रहा है। पाकिस्तान में खुद में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन इन तीनों देशों के समझौते से एक बात तो यह साफ है कि कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति में एक बड़ी चूक हो रही है। कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जिसके कारण से हम दुनिया की या विश्व की जो राजनीति है उसमें अलग-थलग पड़ गए हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से खुद प्रधानमंत्री ने ही विदेश नीति की सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थीं, तब भी कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी ने तकरीबन डिफेक्टो तरीके से विदेश मंत्री का काम करना शुरू कर दिया था। कई मौकों पर वो बिना विदेश मंत्री के भी दूसरे देशों की यात्रा पर गए और कई समझौते करके वापस आए। नरेंद्र मोदी ने एक और चीज़ शुरू की प्रधानमंत्री के रूप में कि पहले जो भी प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, उस समय वे अपने साथ पत्रकारों का एक समूह लेकर जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा करना बंद कर दिया। अब इससे होता यह है कि मोदी जी अगर किसी दूसरे देश की यात्रा पर जा रहे हैं, तो कई बार यह खबर आती है कि उसमें कोई एक खास उद्योगपति के हितों को सुरक्षित रखने वाला समझौता भी होता है। कई लोगों का यह मानना होता है कि वह विशेष उद्योगपति यानी कि अडानी साहब भी मोदी जी के साथ यात्रा में जाते हैं। तो एक जो सीक्रेसी या एक रहस्य का पर्दा प्रधानमंत्री की यात्राओं पर होता है, वह कई बार एक गहरे संदेह को भी जन्म देता है कि क्या हमारी देश नीति स्वतंत्र रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जब पहले पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, तो प्रधानमंत्री बाकायदा उनके सवालों का जवाब देते थे और उससे यह बात सामने आती थी कि जिस देश की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं या जिस देश की यात्रा उन्होंने पूरी की है, उससे हमारे देश को कितना फ़ायदा हुआ है, किस तरह के समझौते हुए हैं। लेकिन अब यह स्थिति नहीं रही है। सीधे तौर पर या मोटे तौर पर कई तरह के आंकड़े फेंक दिए जाते हैं और यह माना जाता है कि बहुत सारी उपलब्धि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई यात्रा में हासिल कर ली गई है। सुषमा स्वराज एक प्रसिद्ध नेत्री थी, देश में उन्हें सब लोग जानते थे, उनका अपना व्यक्तित्व था। लेकिन उनके बाद जो व्यक्ति भारत का विदेश मंत्री बना है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। एस जयशंकर पूर्व डिप्लोमेट हैं, इस लिहाज से उनके पास अनुभव है, लेकिन उनकी वह शख्सियत नहीं है कि वे प्रधानमंत्री को सही तरीके से सुझाव भी दे पाएँ। क्योंकि अगर वो सुझाव देते हैं, तो या तो वो गलत सुझाव देते हैं या फिर प्रधानमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं। अब आप इस बात को नोट कीजिए कि प्रधानमंत्री ने कितनी सारी गलतियाँ इस दौरान की हैं हाल के समय में, जिससे भारत की विदेश नीति को गहरा झटका लगा है। जब अमेरिका और इज़राइल ईरान पर हमला करने वाले थे, उसके ठीक पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज़राइल की यात्रा होती है। उस इज़राइल की यात्रा में प्रधानमंत्री इज़राइल की सरकार की, इज़राइल की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं, उन्हें एक लोकतांत्रिक देश की संज्ञा देते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री वहाँ से वापस आते हैं, इज़राइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर देते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सर्टिफ़िकेट देने गए थे हमलावर देशों को कि नहीं, ये बड़े ही लोकतांत्रिक लोग हैं। या फिर उन्हें यह पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोनों ही स्थितियों में भारतीय विदेश नीति का गहरा नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका जो काफ़ी हद तक भारत से मित्रतापूर्ण संबंध रखता था और खुद प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक बंदरगाह पर अच्छा समझौता किया था, जिस पर वो गर्व करते थे। वो भारत को एक दुश्मन देश ना सही, पर एक ऐसे देश के रूप में ज़रूर देखने लगा जो उससे ख़ासी हमदर्दी नहीं रखता है। और ख़ास तौर पे जब उसके सर्वोच्च नेता मारे गए, तो भारत की तरफ से औपचारिक शोक संदेश जारी करने में भी काफ़ी समय लगाया गया। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार मौजूदा समय में हमारी जो सरकार है, वह कोई भी ऐसा काम करने से कतराती है जिससे ट्रंप प्रशासन नाराज़ हो जाए और इसीलिए ईरान के संदर्भ में भी वह कोई बयान देने से लंबे समय से बचती रही। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि मौजूदा प्रधानमंत्री
जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विदेश नीति का कार्यभार तो अपने कंधों पर लिया है, लेकिन कई बार उनके द्वारा जिस तरीके से विदेश नीति का संचालन किया जा रहा है, उससे भारत को गहरे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ईरान के मसले पर ऐसा हुआ। आप देखिए कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता कराने का काम था, वह पाकिस्तान जैसा एक छोटा देश कर रहा था और भारत एक तरफ इस पूरे मामले में पड़ा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई भूमिका नहीं दिख रही थी। उसी तरीके से आप यह पाएँगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारा संबंध दिनों-दिन खराब होते गया है। तो ये विदेश नीति की बड़ी नाकामी ही मानी जाएगी कि हम अपने नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध नहीं रख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे विदेश यात्राओं को या विदेश नीति को देश की राजनीति का एक साधन बना चुके हैं। यानी कि देश में उन्हें कैसे राजनीतिक फ़ायदा हो, इसके लिए कई बार विदेश नीति का इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश में हुए और हर दौर में यह माना जाता था कि भारत की विदेश नीति के बारे में एक आम सहमति है। यानी कि जो भारत के सभी राजनीतिक दल हैं, मोटे तौर पर वो उन मूल्यों या उन सिद्धांतों के प्रति सहमत हैं, जिसके आधार पर भारत की विदेश नीति संचालित होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस स्थिति को बिल्कुल ही पलट दिया और वो जिस तरीके से काम करने लगे, उसमें बार-बार एक व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन की कोशिश की जाती थी। आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जब भी मोदी जी किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग हों, तो वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों की एक बड़ी सभा हो। हाल के दौरे में जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ पर भी इस तरह की सभा हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इस सभा का ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में भी काफ़ी माहौल उड़ा और यह कहा गया कि उस सभा के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोगों को टिकट दे करके या बसें कर के बुलाया गया था। तो यह एक स्वतःस्फूर्त भीड़ नहीं थी। लेकिन इस तरह की सभाओं का हमारे देश में अच्छा खासा कवरेज होता है। उन सभाओं में कई बार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के विपक्षी नेताओं पर तंज भी कसते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। आप सबको यह भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का जाकर प्रचार कर आए थे और उन्होंने यह भी कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो इसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई थी कि वो दूसरे देश की राजनीति में एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो यह नीति है, मोदी सरकार की जो यह नीति है, वो हमारे देश की विदेश नीति के लिए काफ़ी घातक साबित हुई है और इसके कारण से कई बार यह स्थिति बनी है कि जिन मुद्दों पर भारत कभी बहुत ही मोरल स्टैंड लिया करता था, उन मुद्दों पर भारत अब एकदम खामोश-सा है। भारत का कोई खास स्टैंड नहीं है, बल्कि कई बार तो ऐसा भी लगता है कि वह आक्रमणकारी देश के पक्ष में है। मिसाल के तौर पर हम गाज़ा के मसले को लेते हैं। इज़राइल लगातार गाज़ा पर हमला कर रहा है और फ़िलिस्तीनी युवकों को, बच्चों को, महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है और वहाँ पर बच्चे बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। कई तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रहती हैं इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन भारत ने कभी भी खुलकर हाल के दिनों में इज़राइल का विरोध नहीं किया, बल्कि जब यह बात सामने आई कि जब एक बार ट्रंप नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्रधानमंत्री उससे नाराज़ हुए, तो उन्होंने यह कहा कि दुनिया में कोई भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं है। तो नेतन्याहू ने उस समय भारत का नाम लिया। यह भारत के लिए गर्व की नहीं शर्मिंदगी की बात है कि एक ऐसा देश जो कि बाकायदे आतंकवादी मैकेनिज़्म का उपयोग करता है बच्चों को निशाना बनाने के लिए निर्दोष लोगों को, नागरिकों को निशाना बनाने के लिए, वह इस बात पर गर्व करता है कि भारत उसका दोस्त है। एक ऐसा समय था जब हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति नहीं थी, तब भी कई सारे मौकों पर भारत के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद कई अन्य नेताओं ने एक मोरल स्टैंड लिया। उन्होंने अपने मित्र महाशक्ति देशों को भी यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि उनकी नीति गलत है और वो जो दुनिया के गरीब देशों को निशाना बना रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। भारत ने कभी भी तानाशाही सरकारों का समर्थन नहीं किया। लेकिन मौजूदा समय में हमारी नीति बहुत ज़्यादा अमेरिका उन्मुख हो गई है और अमेरिका भी भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता है। कई बार हमारे प्रधानमंत्री का ट्रंप के द्वारा मखौल उड़ाया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि वो उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर देंगे। कई बार मनमाने तरीके से वो यह घोषणा कर देते हैं कि अब नए दर से टैरिफ लगेगा। तो इन सब संदर्भों में भारत बहुत मजबूती से विश्व पटल पर खड़ा हुआ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि भारत की सरकार यह चाहती है कि किसी भी तरीके से अमेरिका नाराज़ ना हो, अमेरिका का शासन नाराज़ ना हो। दरअसल इन सब स्थितियों के कारण एक ऐसी स्थिति बनी है
जिसके कारण हम विश्व की राजनीति में थोड़े अलग-थलग पड़ गए हैं या काफ़ी अलग-थलग पड़ गए हैं और हमारी विदेश नीति की जो कुछ छोटी-मोटी कामयाबियाँ हैं, वो इन बड़ी असफलताओं से ढक जाती हैं। होना यह चाहिए था कि दक्षिण एशिया में सभी देशों से हमारा बेहतर संबंध होता। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार की तरफ होता, लेकिन अगर पाकिस्तान को छोड़ भी दिया जाए तो अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए था। होना यह भी चाहिए था कि जो देश हमारे पुराने मित्र हैं, मिसाल के तौर पर ईरान, उनके साथ हमारा संबंध ऐसा बना रहता कि अगर उस देश के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भारत एक स्टैंड ले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अमेरिका उन्मुख नीतियों के कारण भारत धीरे-धीरे एक वैश्विक नेतृत्व वाले स्थान से पीछे हटकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का मूक-दर्शक सा बन गया है। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी घटनाएँ होती रहती हैं और भारत के पास उन घटनाओं को देखते रहने या फिर कुछ छोटी-मोटी टिप्पणियाँ कर देने के अलावा कोई भूमिका नहीं है। जो प्रमुख भूमिका है, वो अन्य देश अदा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कमज़ोर होती स्थिति की ज़िम्मेदारी de facto विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ही आती है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।